नमस्कार। आज हम एक काफ़ी गंभीर मसले पर बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी में जो हाल में हुआ, जो बाढ़ आई है उस पर हमारे पास जो भी खबरें हैं, रिपोर्ट्स हैं, उनके आधार पर हम आज इसे गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब कि ये हुआ क्यों, असर क्या पड़ा है और ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है। बिल्कुल। और पिछले कुछ दिनों में जो वीडियोस देखे हैं सबने सोशल वीडियो पर पार्वती घाटी के, वो तो सच में दहलाने वाले थे। वो ब्यास नदी का रौद्र रूप, और गाड़ियां ऐसे बह रही थी जैसे खिलौने हों, घर टूट रहे थे, माहौल वाकई बहुत गंभीर था। हाँ, उसने एक बार फिर से ये दिखा दिया कि वो इलाका कितना कितना नाजुक है। तो पहले ये समझते हैं कि हुआ क्या था एग्जैक्टली। जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, 25 जून 2025 को पार्वती घाटी में कहीं बादल फटा। हाँ। अब ये बादल फटना मतलब एक छोटे से इलाके में शायद घंटे भर में ही 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो गई। हाँ, जो कि बहुत ज्यादा है, सामान्य से कई गुना, बहुत ज्यादा। और नतीजा, ब्यास नदी और जो नाले उसमें मिलते हैं, उनमें अचानक भयानक बाढ़ आ गई। पानी के साथ मलबा भी आया, जाहिर है, तो सड़कें टूट गईं, गाड़ियां बह गईं, कुछ घर भी चपेट में आ गए। वो मणिकरण साहब वाला हाईवे भी तो कई जगह से बुरी तरह टूटा है। हाँ, बिल्कुल। और उससे फिर लोग फंस गए, लोकल लोग भी और टूरिस्ट भी। अच्छा, यहाँ ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा बादल फटना, टेक्निकली ये होता क्या है? ये असल में, जैसा आपने बताया, एक बहुत ही लिमिटेड एरिया में बहुत तेज, बहुत भारी बारिश होती है। पहाड़ी इलाकों में ये ज्यादा होता है। इसका एक कारण है ओरोग्राफिक लिफ्टिंग। ओरोग्राफिक लिफ्टिंग, ये क्या है? हाँ, मतलब जब नमी वाली हवाएं जैसे बंगाल की खाड़ी से या अरब सागर से उठकर आती हैं और वो हिमालय के पहाड़ों से टकराती हैं, तो उन्हें मजबूरन तेजी से ऊपर उठना पड़ता है। अच्छा। और ऊपर जाकर हवा ठंडी होती है, उसकी नमी कंडेंस होकर बादल बनाती है, और फिर अचानक से वो सारी नमी भारी बारिश बनकर बरस जाती है एकदम से। समझ गया? तो ये तो हुआ, मतलब एक नेचुरल प्रोसेस, कुदरती प्रक्रिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है, और जो ज्यादा चिंता की बात है, कि क्या हम इंसानों की गतिविधियां, क्या वो इस असर को और भयानक बना रही हैं? जैसे ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है, या फिर लोकल लेवल पर जंगल कट रहे हैं, जमीन का इस्तेमाल बदल रहा है, क्या इसका भी कोई रोल है? बिल्कुल, ये सवाल तो बहुत ही जरूरी है। और देखिए, जो साइंटिस्ट्स हैं वो काफी हद तक मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से मौसम का पैटर्न वो बदल रहा है। जो एक्सट्रीम बारिश की घटनाएं हैं वो ज्यादा तेज हो रही हैं और शायद ज्यादा बार भी हो रही हैं। इसके अलावा अगर हम लोकल लेवल पर देखें तो हाँ, जंगलों के कटने से जमीन की पानी सोखने की क्षमता कम हो जाती है, तो बारिश का पानी सीधे तेजी से बहकर नदियों में चला जाता है, फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ जाता है। सही बात है। और पार्वती घाटी जैसे इलाकों में जो अनप्लान्ड टूरिज्म है, और खासकर नदी के किनारों के बिल्कुल पास जो कंस्ट्रक्शन हो गया है, हाँ, वो तो दिखता है साफ। आएगा। बिल्कुल। और एक और चीज है, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, मतलब पूर्व चेतावनी प्रणालियां, या तो वो है नहीं या उतनी असरदार नहीं है। लोगों को टाइम ही नहीं मिलता कि वो सुरक्षित जगह जा सकें। यानी सिर्फ कुदरत का कहर नहीं है, इसमें हमारी अपनी गलतियों का भी बड़ा हाथ है कि तबाही इतनी बड़ी हो जाती है। निश्चित तौर पर। और इसका असर भी देखिए, कई लेवल्स पर है। तुरंत वाला असर तो हमने देखा, सड़कें बंद, लोग फंसे हुए, रेस्क्यू ऑपरेशन की मुश्किलें। लेकिन इसका असर लंबा चलता है। लोकल इकोनॉमी, जो ज्यादातर टूरिज्म पर ही टिकी है, उसको बहुत नुकसान होता है। और सोचिए, पिछले साल भी तो बाढ़ आई थी, लोग उससे पूरी तरह उभरे भी नहीं थे कि ये फिर से हो गया। हाँ, ये तो है। तो ये घटनाएं बार बार हमें याद दिला रही हैं कि क्लाइमेट चेंज या फिर ये अनियोजित विकास, ये अब कोई ग्लोबल बातें नहीं रह गई, ये लोकल सच्चाई बन चुकी हैं, जो सीधे लोगों की जिंदगी, उनकी रोजी रोटी पर असर डाल रही हैं। तो मतलब इसे सिर्फ एक और बाढ़ की खबर की तरह नहीं देख सकते हम। ये एक तरह की वार्निंग है, एक चेतावनी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सच में एक वेकअप कॉल है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम पहाड़ों की जो नाजुक इकोलॉजी है उसको समझकर विकास कर रहे हैं या बस करते जा रहे हैं। आगे ऐसी तबाही का असर कम करने के लिए हमें कई मोर्चों पर काम करना होगा। बेहतर अर्ली वार्निंग सिस्टम चाहिए जो टाइम पर अलर्ट दें, जो सेंसिटिव इको जोन है उनके लिए कड़े नियम बने और वो लागू भी हो सख्ती से। हाँ, लागू होना जरूरी है। और खासकर हिमालय जैसे इलाकों में कंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से रेगुलेट करना होगा।
हमें अपने डेवलपमेंट के मॉडल पर और प्रकृति के साथ हमारा जो रिश्ता है उस पर फिर से सोचने की जरूरत है, गहराई से। विकास का जो हमारा मौजूदा तरीका है, क्या वो टिकाऊ है, सस्टेनेबल है, या फिर क्या हमें प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को सिर्फ इस्तेमाल करने या फायदा उठाने से आगे ले जाकर एक जिम्मेदारी के तौर पर एक साथ रहने के नजरिए से देखने की जरूरत है? इस पर जरूर सोचिएगा।